हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटे इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फ्रूट एंड देयर टाइप्स। हमने फ्रूट और उसके टाइप्स के बारे में बात करी थी। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सीड्स एंड देयर टाइप्स। ठीक है, तो बेटा सीड किसको बोलते हैं? अगर ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीड बोलते हैं। तो ओव्यूल डेवलप into seed after फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओव्यूल था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ओव्यूल के बाहर क्या था? बोलो, ओवरी। तो वो ओवरी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो ओवरी है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होगी और जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट होगा? सीड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इसलिए जो सीड है वो कहां पर मिलते हैं? ओवरी या फिर फ्रूट के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा जो सीड है, ये सीड कंसिस्ट ऑफ द सीड कोट एंड द एम्ब्रियो। ये सीड है टू थिंग्स, मेनली दो चीज होगी। कौन कौन सी? द वन इज द सीड कोट, बेटा दूसरी चीज कौन सी होगी? दैट इज एम्ब्रियो। ठीक है, दूसरी चीज होगी एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो में अगर हम बात कर देते हैं कि एक कोटलिडन है फिर दो कोटलिडन है, तो उसके बेसिस पे ही टाइप बन जाते हैं, मोनोकोटलिडनी एंड द डाइकोटलिडनी। तो यहां पर हम लिख देते हैं मे बी वन कोटिलिडन, तो उसको हम मोनोकोट बोल देते हैं। इफ टू कोटिलिडन आर प्रेजेंट तो नोन एज द डाइकोट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइकोट बोल देते हैं। क्लियर हो? अगर बेटा हम यहां पर बात करें किसकी? सीड की, तो यहां पर हमें दोनों तरह की सीड डिस्कस करने हैं। डाइकोट का सीड भी डिस्कस करना है और मोनोकोट का सीड भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोट सीड। स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोट सीड। डाइकोट का मीन जिसके अंदर दो कोटिलिडन होंगे, दे आर नोन एज द डाइकोट। तो डाइकोट में जो सबसे फेमस एग्जांपल जो हम लेके चलते हैं समझाने के लिए, दैट इज ग्राम, है ना। तो एग्जांपल के अंदर आप ले सकते हो ग्राम का या फिर बीन का, उससे हम समझाते हैं। देखिए, ग्राम को लेके चले, सभी की किचन में इजीली अवेलेबल होता है, सभी के घर में मिल जाता है। तो हम ये प्रैक्टिकल घर पे भी कर सकते हैं इसको समझने के लिए कि जो ग्राम का सीड है वो कैसा दिखाई देगा। देखिए बेटा, अगर ग्राम सीड की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नली जो ग्राम सीड है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। जो ब्लैक ग्राम है या फिर हॉर्स ग्राम जिसको आप बोलते हैं, बाहर से कुछ ऐसा दाना उसके दिखाई देता है, एक सीड ऐसे दिखाई देता है। यहाँ पर छोटा सा पोर होगा, दैट इज माइक्रोपाइल, और यहाँ पर एक कुछ आउटग्रोथ रहती है, एक स्पेसिफिक रीजन रहेगा, दैट इज नोन एज द हीलम। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हीलम क्या है। तो ये वो पॉइंट था जहां पर फ्यूनिकल क्या हो रहा था? अटैच होने लग रहा था। ठीक है, बाहर से आपको ये जो सीड है वो ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन कलर का दिखाई देता है। तो दिस वन इज द सीड कोट। सीड कोट है। अगर बेटा आप सीड कोट की भी बात करें तो दो इंटेगमेंट रहती है। तो सीड कोट है द टू लेयर, आउटर वन इज द टेस्टा एंड द इनर वन इज द टेगमन। दो लेयर हो गई, टेस्टा एंड द टेगमन। अगर आप जो ये भीगा हुआ चना है, मान लो आपने एक चने को पानी में भिगो दिया रात को, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग आप उसको क्या कर रहे हो? प्रैक्टिकल के लिए लेके आए, आपने इसको बाहर से देखा तो कैसे दिखाई दे रहा है? डार्क ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है। तो जो डार्क ब्राउन कलर आया है वो किसकी वजह से आया है? टेस्टा की वजह से आया है। तो कैसे दिखाई देगा? ये ब्राउन कलर का अपीयर होगा। आपने इसको पील ऑफ कर दिया, इसको छील दिया आपने, जो
चना था भीगा हुआ, आपने इसका छिलका उतारा, तो बाहर से तो बेटा ये कैसे दिखाई दे रहा है आपको, ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इसको अंदर से देखोगे, इन्वर्ट करके देखोगे, तो ये अंदर से हल्का पीले कलर का दिखाई देगा, थोड़ा सा लाइट कलर का दिखाई देगा, तो दैट इज नोन एज द टेगमेन। तो लाइट पेल कलर, पेल का मतलब हल्का पीला कलर आपको अंदर की तरफ से दिखाई देगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, टेस्टा एंड टेगमेन का कॉम्बिनेशन, दैट इज कलेक्टिवली नोन एज द सीड कोट। तो बेटा ये तो सीड की बाहर से स्ट्रक्चर हो गई कि ये कैसा दिखाई देगा, लेकिन हमें बात करनी क्या, इंटरनल सीड की बात करनी है कि जो सीड है वो इंटरनली कैसे दिखाई देगा। हमने मॉर्फोलॉजी के स्टार्टिंग में देखा था, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। यहां पर हमने बोला था कि जो डाइकोट सीड होंगे दे हैव द 2 कोटिलिडन, इनके अंदर बेटा 2 कोटिलिडन हो गए, 1 और 2, तो दिस वन इज द कोटिलिडन, कितने, 2। इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा हमें, एम्ब्रियो मिलेगा, तो ई फॉर दैट इज द एम्ब्रियो, इसके बीच में एम्ब्रियो होगा, ठीक है। अब बेटा ये एम्ब्रियो क्या करेगा, ग्रो करेगा, तो इससे 2 चीजें निकल के आती हैं, एक तो वो जो आगे चल के स्टेम की फॉर्मेशन करेगा, तो दिस वन इज नोन एज द प्लीम्यूल विच गिव द शूट सिस्टम, जो शूट सिस्टम देगा, ठीक है। और अगर हम लोअर पार्ट पे बात कर दें, तो लोअर पार्ट गिव द रेडिकल, दैट विल प्रोड्यूस द या फिर मेक द रूट सिस्टम, जो आगे चल के बेटा रूट सिस्टम की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। अब जहां से ये एम्ब्रियो और कोटिलिडन अटैच हैं, जहां पे मैं ये डार्क करने लग रहा हूं, दीज आर नोन एज द कोटिलिडन नोड, इनको हम क्या बोलते हैं, कोटिलिडन नोड बोलते हैं, कोटिलिडन नोड। तो कोटिलिडन जो नोड है वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ कोटिलिडन विद द एम्ब्रियो, दैट इज नोन एज द कोटिलिडन नोड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कोटिलिडन नोड है और प्लूमिल है, इसके बीच का आपको कुछ फ्री एरिया दिखाई दे रहा होगा, जहां पे अभी मैंने पेन रखा हुआ है, दैट फ्री एरिया, दैट इज नोन एज द एपिकोटाइल, जो कोटिलिडन के ऊपर है, तो दिस वन इज नोन एज द एपिकोटाइल, ठीक है। सेम एज इट इज बेटा, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि कोटिलिडन नोड और रेडिकल के बीच का फ्री स्पेस है, जहां पे भी मैंने पेन रखा हुआ है, तो दिस वन इज नोन एज द हाइपोकोटाइल, क्या बोलेंगे इसको, हाइपोकोटाइल बोल देंगे, ठीक है। इसके अलावा भी एक पूरी की पूरी एक्सिस बन गई, जहां पे मैंने पेन रखा हुआ है, एम्ब्रियो से राइज कर रहा है पूरा पूरा पार्ट, तो दिस वन इज नोन एज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, दैट कंप्लीट axis which arise from the embryo, that is known as the embryonal axis. This complete is known as the embryonal axis, क्योंकि ये पूरा का पूरा किससे अराइज हुआ है, एम्ब्रियो से ही अराइज हुआ है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, और आल्सो नोन एज द टाइजेलम, क्या बोलेंगे इसको, एम्ब्रियोनल एक्सिस से फिर हमने क्या बोल दिया है, टाइजेलम बोल दिया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपका डाइकोट का सीड हो गया कि कैसे दिखाई देगा, कौन कौन से यहाँ पर पार्ट डेवलप होंगे, ये चीजें, ठीक है। जैसे जैसे एम्ब्रियो जर्मिनेट करता जाएगा, कोटिलिडन धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कंज्यूम होते जाएंगे, इनका साइज शॉर्ट होता जाएगा। अभी हमने जितने भी पार्ट देखे हैं उन सबके यहाँ पर फंक्शन देख लेते हैं। जैसे बेटा सीड कोड का काम क्या होगा, प्रोटेक्शन का होगा, तो मैं सभी के फंक्शन भी यहाँ पे मेंशन करता हुआ चलता हूँ कि क्या क्या है। सबसे पहला है सीड कोड, सीड कोड, बेटा सीड कोड क्या करेगा,
गिव प्रोटेक्शन, ठीक है। जो इंटेग्यूमेंट से बना है, डेवलप फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स, डेवलप फ्रॉम द इंटेग्यूमेंट्स। दो टाइप की थी, आउटर एंड द इनर, तो उससे ये दो चीजें बन गई हैं। तो यहाँ पे दो लेयर आ गई, कौन कौन से आ गए, टेस्ट एंड द टेगमेंट, और दोनों मिलके सीड कोट की फॉर्मेशन करने लग गए। तो गिव प्रोटेक्शन, एम्ब्रियो को और कोटिलिडन को प्रोटेक्ट करेगी। इसके अलावा बेटा यहाँ पर माइक्रोपाइल आया है। माइक्रोपाइल गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, गैसेस को एक्सचेंज करने में क्या करती है, हेल्प करती है। दूसरा कौन सा है बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सीड कोट है उसमें माइक्रोपाइल भी है, जो थोड़ा बहुत वाटर एक्सचेंज करने में भी हेल्प करते हैं। तो हेल्प इन द गैसेज एक्सचेंज एंड वाटर एक्सचेंज। तो अगर माइक्रोपाइल ब्लॉक है ना, अगर माइक्रोपाइल ब्लॉक है तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि गैसेज अंदर नहीं आएगी। अगर गैसेज अंदर नहीं आएगी तो बेटा फिर रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, विदाउट गैसेज एक्सचेंज सीड विल नॉट जर्मिनेट ड्यू टू absence of रेस्पिरेशन, क्योंकि वहां पर रेस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस हो गई बेटा किसकी, सीड कोट की। अभी दूसरा हम बात करते हैं कि सीड के अलावा, सीड के अंदर सीड कोट के अलावा क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। तो सेकेंड वन कंपोनेंट इज द एम्ब्रियो, सेकेंड वन इज द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में देखोगे तो जो सीड का सबसे मेन पार्ट है दैट इज द एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो होगा ही नहीं तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है वहां पे सीड के होने का, क्योंकि जो आगे का पूरा प्लांट है, शूट सिस्टम है, रूट सिस्टम है, वो किससे डेवलप होगा, एम्ब्रियो से ही डेवलप होगा। तो एम्ब्रियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीड। सीड का सबसे मेन पार्ट है, विच गिव एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस देगा, और आपको पता है कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है दैट हैव द रेडिकल एंड plumule which will produce root and shoot system respectively, ठीक है। तो एम्ब्रियो से बेटा रेडिकल और प्लूम्यूल अराइज होगा, जिससे रूट और शूट सिस्टम के होंगे, डेवलप होंगे, ठीक है। और वहां पे पूरा का पूरा न्यू प्लांट क्या करेगा, वो जर्मिनेट कर देगा। एम्ब्रियो के अंदर दो कोटिलिडन भी होंगे जो उसको क्या करेगा, नरिशमेंट देगा। तो एम्ब्रियो इज अटैच with two cotyledon which will produce the give nourishment to embryo। जो बेटा एम्ब्रियो को क्या देंगे, नरिशमेंट देंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आती है दैट इज एंडोस्पर्म। ये आप 12th क्लास में काफी डिटेल से पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन तब आप पढ़ोगे तो।
वहां पर एक चैप्टर आता है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, और इवन हमने प्लांट किंगडम के अंदर भी ये पढ़ा था, तब हमने एंजियोस्पर्म डील किया था। ठीक है, तो यहां पर आता है एंडोस्पर्म। तो हम बोलते हैं कि जो एंडोस्पर्म है वो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, उसके दौरान बनता है। तो इट इज रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। भाई जिसको डबल फर्टिलाइजेशन क्लियर नहीं है, प्लीज वो डबल फर्टिलाइजेशन वाला वीडियो देख लें, अपने चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 मेल न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर गए। तो इसलिए बेटा जो प्लोइडी होगी दैट विल बी द 3n, इसकी जो प्लोइडी होगी वो कितनी होगी 3n होगी। ठीक है, तो जो एंडोस्पर्म की प्लोइडी वो कितनी हो गई 3n। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अगर रूट सेल में इतने क्रोमोसोम हैं तो एंडोस्पर्म में कितने होंगे, या फिर अगर एंडोस्पर्म में इतने क्रोमोसोम हैं तो रूट में कितने होंगे, एग सेल में कितने होंगे, वो कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखो अगर जैसे मान मैं बोलूँ कि इफ रूट सेल है वो 20 क्रोमोसोम, देन एंडोस्पर्म में कितने होंगे ये आपको बताना। तो बेटा रूट सेल के अंदर होती है 2n कंडीशन। अब 2n की वैल्यू कितनी है 20, तो n की कितनी आ जाएगी 10, तो n की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 10, और यहाँ पर एंडोस्पर्म है द 3n कंडीशन, तो हम यहाँ पर क्या कर दे 3 इंटू में 10, तो कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे बेटा 30 क्रोमोसोम आ जाएंगे। अगर बोल दे कि एंडोस्पर्म में इतने हैं रूट सेल में कितने होंगे तो भी निकाल सकते हैं। तो यहां से बेटा कई बार क्वेश्चन निकल जाता है आपका नीट एग्जाम के अंदर। ठीक है, एंडोस्पर्म के रिस्पेक्ट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी सीड के अंदर एंडोस्पर्म है तो उसको हम एल्बुमिनस सीड बोलते हैं, अगर नहीं है तो उसको हम क्या बोल देते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड बोल देते हैं। तो 2 टाइप निकल के आ जाते हैं। पहला टाइप है आपका एल्बुमिनस या फिर एंडोस्पर्मिक सीड, यानी कि वो सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म क्या है प्रेजेंट है। तो दोज सीड्स विच हैव एंडोस्पर्म, जिसके अंदर एंडोस्पर्म क्या करने लग रहा है परसिस्ट करने लग रहा है, एग्जिस्ट करने लग रहा है, उसको हम एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। ठीक है, इनका मेन काम क्या होगा कि खाने को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दे हैव द स्टोरिंग टिश्यू। एंडोस्पर्म का जो मेन काम है टू स्टोर द फूड। अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो कैस्टर, ठीक है, कल भी हमने देखा था कैस्टर का नाम। इसके बाद में बेटा दूसरे एक टर्म आता है दैट इज एक्स एल्बुमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। बेटा ऐसे सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुके हैं, खर्च हो चुके हैं, तो उसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोल देते हैं। तो दो सीड्स इन विच एंडोस्पर्म हैज बीन कंज्यूम। ठीक है, कंज्यूम हो चुका है एंडोस्पर्म, लेकिन वहां पर क्या चीज डेवलप हो जाएगी, कोटिलिडन वहां पर डेवलप हो जाएंगे, बट दे हैव कोटिलिडन, बट वहां पर कोटिलिडन्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करते तो बेटा यहां पर बीन, ग्राम, पी, ये यहां पर आ जाता है। ठीक है, और भी काफी सारे।
एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेन है, दैट इज पेरिस्पर्मिक सीट। 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पेरिस्पर्मिक सीड क्या होता है, उसके एग्जाम्पल 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो वो सीड जिनके अंदर न्यूसेलस परसिस्ट करे आफ्टर सीड फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज द पेरिस्पर्मिक सीड। जनरली क्या होता है कि जो न्यूसेलस है वो कंज्यूम हो जाता है, फिर डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसके केस में न्यूसेलस बाद में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको हम पेरिस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। तो 2 सीड्स विच हैव न्यूसेलस, जिसके अंदर न्यूसेलस होता है, ठीक है, तो उनको आप पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल कार्डोमम, यानी कि इलायची, इसके अलावा ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इसके अलावा कॉफी सीड, इन सभी के अंदर न्यूसेलस क्या होगा बेटा, परसिस्ट करेगा, अदरवाइज क्या करता है वहां पर वो खत्म हो जाता है, तो उसको हमने पेरिस्पर्मिक सीड बोल दिया। यहां पर हमारा डाइकोट सीड कंप्लीट होता है। न्यूसेलस क्या होता है, जो न्यूसेलस है दैट इज parenchymatous tissue which is present between integument and embryo sac। जो इंटेगुमेंट और एम्ब्रियो सैक के बीच में प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूसेलस बोलते हैं। ये आपकी ओव्यूल के सेक्टर में आता है, तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर डाइकोट सीड के एग्जाम्पल और उसकी डिटेल कंप्लीट। नेक्स्ट वन आ जाते हैं हम अबाउट द मोनोकोट सीड के ऊपर। तो नेक्स्ट वन इज द मोनोकोट सीड। मोनोकोट सीड का मतलब वो सीड जिसके अंदर क्या होगा, एक ही कोटलीडन होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मोनोकोट सीड बोल देंगे। तो 2 सीड्स which only single कोटिलेडन, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कोटिलेडन हो, उसको हम मोनोकोट सीड बोलते हैं, ठीक है। मोनोकोट सीड और डाइकोट के अंदर हमने पहले डिफरेंस देखा हुआ है कि जो मोनोकोट प्लांट और डाइकोट प्लांट है उनके अंदर क्या डिफरेंस होगा, ये आपने प्लांट किंगडम वाले पार्ट के अंदर डील कर लिया था, ठीक है। जो मोनोकोटिलिडन जो सीड होते हैं दे आर द एंडोस्पर्मिक सीड, बट कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि ऑर्किड वगैरह के, दे आर द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। मीन ये हुआ कि जो मोनोकोट सीड होते हैं उनके अंदर मोस्टली के अंदर क्या मिलता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। तो मोस्टली सीड्स ऑफ मोनोकोट हैव एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में तो मतलब कौन सा हो गया, ये एल्बुमिनस सीड हो गए, बट ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। लेकिन ये कैसे होंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक नेचर के होंगे, ठीक है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर एक कवरिंग होती है, प्रोटीनियस लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। तो ए प्रोटीनियस लेयर is present
on outside of endosperm known as aileron membrane, उसको हम एल्यूरोन लेयर या फिर मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ठीक है, एक लेयर है जो किसके ऊपर प्रेजेंट हो गई है, एंडोस्पर्म के ऊपर प्रेजेंट हो गई है। ठीक है, तो उसको हमने एल्यूरोन मेम्ब्रेन बोला। यहाँ पर हम बेटा एक मेज सीड का एग्जांपल देखेंगे तो आपकी हर एक की जो डाउट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एक कोटलेडन भी होता है जो सिल्ड शेप का होता है, दैट इज नोन एज द स्क्यूटेलम। ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो टर्म का नाम है दैट इज द स्क्यूटेलम। तो दिस वन इज द वन लार्ज सिल्ड शेप कोटिलिडन इन मोनोकोट सीड इज नोन एज द स्क्यूटेलम। ये मेनली क्या करेगा, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, इट कवर द एम्ब्रियो, ये बेटा एम्ब्रियो को कवर करेगा। इसका एक एक्सिस प्लूमिल के साथ में होगा और एक क्या होगा, रेडिकल के साथ में होगा। तो पहले हम जो मेज का सीड है वो ड्रॉ करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद में उसको डिटेल से देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे मेज सीड ड्रॉ कर लिया है, तो अभी इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप सभी ने मक्के का दाना देखा होगा, तो वही एक मैंने सीड यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, जो आपको येलोविश कलर का दिखाई देता है और नीचे से वाइट दिखाई देता है। तो बेटा सबसे बाहर की जो आउटरमोस्ट कवरिंग है ना, दैट इज द पेरिकार्प। आप बोलोगे सर ये तो फ्रूट की बाल थी, तो बेटा जो एक सीड है वो एक फ्रूट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द इंडाइसेंस फ्रूट, उसके अंदर आता है। ठीक है, तो बाहर की जो लेयर है दैट इज द पेरिकार्प, इसके नीचे आ गया सीड। इसके नीचे जो एक लेयर है दैट इज द एल्यूरोन लेयर, दैट इज द प्रोटीनियस इन नेचर। ठीक है, इसकी फ्लूइड भी बेटा कितनी होगी, दैट हैव द 3N फ्लूइड। एल्यूरोन मेम्ब्रेन हैव द स्टोरेज ऑफ द गैसेस, एल्यूरोन लेयर स्टोर गैसेस, गैसेस को स्टोर करती है। आप देखते हो कि जब कभी पॉपकॉर्न बनते हैं और मक्के के दाने को गर्म करा जाता है तो वो पॉप साउंड के साथ में ब्रस्ट अप हो जाती है, फट जाती है। तो उसका रीज़न यही है कि हीट करने पर जो ये गैसेज हैं एल्यूरोन मेम्ब्रेन में वो एक्सपेंड करती है और एल्यूरोन मेम्ब्रेन झटके के साथ में फट जाती है एंड गिव द पॉप साउंड, दैट्स व्हाट इज नोन एज द पॉपकॉर्न। ठीक है, इसके अलावा इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने पेंसिल से शेडेड एरिया किया है, जिसमें इज द एंडोस्पर्म, दैट इज द टोटल 2/3 पार्ट ऑफ द सीड। ये पूरे सीड के लगभग 2/3 पार्ट बनाते हैं। ठीक है, एल्यूरोन मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या थी, प्रोटीनियस, और जबकि एंडोस्पर्म की कैसे होगी बेटा, कार्बोहाइड्रेट होगा, स्टार्च होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। तो दिस वन इज द 2/3 पार्ट ऑफ द सीड और ये कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर जो एल्यूरोन मेम्ब्रेन थी यहाँ पर आके खत्म। नीचे की तरफ देखोगे तो आपको एक तरफ क्या दिखाई देगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखाई देगा। बेटा ये पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में, मैं थोड़ा बहुत शेडेड कर देता हूँ। दिस वन इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब एम्ब्रियो में आपको पता है द रेडिकल एंड द प्लूम्यूल। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना कि रेडिकल कहाँ पर होगा, नीचे। नेट एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं डायग्रामेटिक बेस में, तो पूछा गया था कि वो कहाँ पर होगा, अपर साइड होगा, लोअर साइड होगा, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो ध्यान रखना कि रेडिकल हमेशा नीचे की तरफ होगा और प्लूम्यूल कहाँ पर है, ऊपर की तरफ। तो ये जो है नीचे वाला रीजन जहाँ पर अभी मेरा पेन है, दिस वन इज द प्लूम्यूल एंड बेटा दिस वन इज द रेडिकल। ठीक है, जो सूट और रूट सिस्टम देती है। अभी प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर आ गई है, दैट इज नोन एज द कोलियोपेटाइल, और रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कवरिंग आई है, दैट इज नोन एज द कोलियोराइजा। कोलियोपेटाइल किसको प्रोटेक्ट करेगी बेटा, प्लूम्यूल सूट सिस्टम को, और जो कोलियोराइजा वो किसको प्रोटेक्ट करेगी, रेडिकल रूट सिस्टम को। तो आर आ रहा है तो आर से क्या आएगा, रेडिकल। ठीक है,
आप देख सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो एक शील्ड शेप से कवर्ड है, शील्ड शेप लाइक स्ट्रक्चर उसको प्रोटेक्ट करने लग रही है, दैट इज नोन एज द स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम क्या होगा? दैट इज शील्ड शेप कोटलिडन, दैट इज शील्ड शेप कोटिलिडन। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया है? स्क्यूटेलम बोल दिया। कहाँ से राइज करेगा? जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके मिड पार्ट से राइज करेगा, उसका एक एंड बेटा किसको कवर करेगा? फ्लूमिल को, और जो दूसरा एंड है वो किसको कवर करेगा? रेडिकल को। ठीक है, तो ये आ गया। तो इस सीड में आप देख सकते हो कि दोनों चीज़ है, आपका एंडोस्पर्म भी है और कोटिलिडन भी है। तो बेटा दिस वन इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए मेज सीड। इसमें सिर्फ एक ही कोटिलिडन है आपके सामने, तो दिस वन इज द मोनोकोट सीड। ठीक है, मोनोकोटिलिडन नेचर का। तो बेटा यहाँ पर जो सीड का पार्ट है वो हमारा कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पर डाइकोट और मोनोकोट सीड का कंपैरिजन कर लिया है, तो कंप्लीट। बेटा नेक्स्ट के अंदर हम डील करते हैं अबाउट द फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम एंड द फैमिलीज। ठीक है, कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में कवर करें, नहीं तो फिर हम एक वीडियो और बनाते हैं। आई होप शायद आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा। पूरी मेहनत से पढ़ते रहिएगा, इंजॉय करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।